हाँ जी, चलिए जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पूर्णा हैज वन हाउस प्रॉपर्टी एट इंदिरा नगर इन बेंगलोर। ही स्टे हर फैमिली इन द हाउस। ओके, द रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इन द नेबरहुड 25,000 पर मंथ। मतलब आप इसको बोल सकते हो फेयर रेंटल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू देखा जाए तो इसकी फेयर रेंटल वैल्यू कितनी हो गई जी? 25,000 टू 12, दैट इज 3 लाख। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है? 280। म्युनिसिपल टैक्स 8,000। हाउस कंस्ट्रक्शन बिगिन ऑन 1st April 2017 with the loan 20 lakh, rate of interest 9% on 1/4/2017। और कंस्ट्रक्शन खत्म हो गई कब? 30/11/2019 को। ठीक है जी। और वो कह रहे हैं तो विद इन 5 ईयर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट अप टू 31 मार्च 2019 3,60,000। ठीक है जी। तो आपको देख लीजिए इनडायरेक्टली हिंट आपको क्वेश्चन के थ्रू ही मिल गया, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आपको भी पता है, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक होगा। यहाँ पर 1/4/2017 से स्टार्ट होगा। 1/4/2017 से स्टार्ट होगा। अब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुई है? 30/11/19 को। 30/11/19 को। तो उससे पिछला 31 मार्च कब आता है? 31 मार्च 2019। ठीक, तो वहीं तक का इंटरेस्ट दे रखा है। कितना? 3,60,000। ठीक है जी। उसके बाद कह रहे हैं 31 मार्च 2024 को पूर्णा पे 2,40,000 इंक्लूड 180 एज इंटरेस्ट। ठीक है जी। अब कह रहे हैं कि जो साल है पूरा प्रीवियस ईयर 23-24, जो असेसी है, इंडिविजुअल है, उसने टोटल पेमेंट करी है 2,40,000 की। उसमें से 1,80,000 रुपये तो क्या है? सिर्फ 1,80,000 रुपये तो इंटरेस्ट ही है। ठीक, देर वॉज नो प्रिंसिपल रीपेमेंट प्रायर टू दिस डेट। ठीक है जी, इससे पहले कोई प्रिंसिपल पेमेंट नहीं हुई है। ठीक, अब हमें करना क्या है? सिर्फ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालनी है फॉर द असेसमेंट ईयर 24 एंड 25। ठीक, अब यहाँ पर देखा जाए, अब यहाँ पर ये घर क्या है एक्चुअली में? लेट आउट है जी? नहीं, शी स्टे विद हर फैमिली इन द हाउस, है ना? तो मतलब क्या हुआ? सेल्फ ऑक्यूपाइड है। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में क्या होता है? यहाँ पर पहली बात तो म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू फेयर रेंटल वैल्यू देखने की नीड ही नहीं है कि नहीं? तो हमें सीधा ही एनएवी आ जाएगी 0। जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में जो एनएवी होती है वो तो 0 होती है। एनएवी मीन्स नेट एनुअल वैल्यू, है ना? जो जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्स लेस करके आती है। तो नेट एनुअल वैल्यू जीरो, उसमें से माइनस आपको पता ही है क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन, क्योंकि 0 में से स्टैंडर्ड डिडक्शन थोड़ी ना लेस कर दोगे 24 ए की। तो सिंपली सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन 24 क्लॉज बी। ठीक है जी। वो कितना है? अब देखिए पहले, अब यहाँ पर दो चीज़ें होंगी, एक प्री कंस्ट्रक्शन एक पोस्ट कंस्ट्रक्शन। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आपको पता लग गया था, 3,60,000 रुपये है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 5। तो ये बन गया 72,000 पर एनम। ठीक है जी।
अब ये कौन कौन से साल के लिए होगा? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुई है जी? 30/11/19 को, मतलब 1920 प्रीवियस ईयर से शुरू हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट तो प्रीवियस ईयर 1920 में हुई है, तो 1920 से कहानी शुरू हो जाएगी। 1920, 2020 एंड 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, मतलब ये लास्ट साल ही है अपना, है ना, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर 23-24 की बात कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर 23-24 में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल एक तो क्या हो जाएगा? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कितना? 72,000। ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी पोस्ट इंटरेस्ट, पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। अब प्रीवियस ईयर 23-24 में टोटल पे किए उसने 2,40,000, उसमें से 180 तो इंटरेस्ट ही था, तो ये क्या हो गया जी? पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट 1,80,000। ठीक है जी। तो ये हो गया टोटल 2,52,000। अब ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ठीक है जी। हम अगर लेट भी कर लें कि सारी कंडीशन बाकी पूरी हैं, है ना, लोन बताया नहीं है किस चीज़ के लिए लिया है, कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, एक्विजिशन के लिए लिया है, पहली बात तो कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है ना, कंस्ट्रक्शन दे रखी है, तो कुल मिला के मैक्सिमम डिडक्शन कितनी होगी? 2 लाख रुपए की। तो ये हमारा हो गया 2 लाख रुपए। तो ये आ गया जी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आप कहोगे लॉस है सर, बिल्कुल लॉस है जी, तो माइनस में आ जाएगा ना फिर। ठीक है जी। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी 2 लाख रुपए। ठीक है जी। चलिए, ये आपका लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया 2 लाख रुपए। ठीक। ठीक है जी। क्लियर है? ये आपका आ गया 2 लाख। अब इन्होंने भी एक 180 प्लस 72,000। ठीक है जी। तो टोटल हो गया 2,52,000। अपना भी इतना ही बना था, 2,52,000। ठीक है, और मैक्सिमम डिडक्शन कितनी बनी थी? 2 लाख रुपए। क्लियर है जी, सिंपल ही था बिल्कुल, है ना, क्योंकि जब प्रोविज़न क्लियर है तो बाकी कुछ टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। अब ये टू सिस्टर्स हैं, सीमा और रश्मि, को ओनर हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया को ओनर वाला पहले आपको। अब ये नया पॉइंट है, अब इसमें क्या है नया, एक्स्ट्रा क्या है, ठीक है, जिसमें पढ़ने की जरूरत है अलग से कुछ। देखिए, जब कोई प्रॉपर्टी को ओन्ड होती है, प्रॉपर्टी को ओन्ड होती है, तो जितने भी ओनर हैं, जैसे हमने डिडक्शन पढ़ी 24 क्लॉज बी की, दैट इज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, उसमें हमने पढ़ा कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की क्या कंडीशंस हैं, प्री कंस्ट्रक्शन क्या होता है, पोस्ट कंस्ट्रक्शन क्या होता है, अगर शर्तें पूरी हैं चार तो 2 लाख रुपए हो जाएगा। ठीक है जी। लोन लिया है कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन के लिए ठीक है जी, लोन लिया है ऑन और आफ्टर 1499। ठीक है। और लोन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए लिया है, प्लस चौथे नंबर पे कंस्ट्रक्शन जो है वो 5 साल में कंप्लीट हो गई। ये जब चारों शर्तें पूरी हो गई तो 2 लाख, अदरवाइज 30,000, है ना। अगर इनमें से शर्तें देखा जाए तो पहली बात तो 3 है। ठीक है। चौथी तो सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो वो सिचुएशन है ना,
लेट आउट के केस में तो वो लिमिट वाली तो कोई बात ही नहीं है। ठीक, अब बात अगर करें सिंपल तरीके से कि भाई वहां पर उन्होंने प्रॉपर्टी के लिए थोड़ी ना बोला था, वहां पर जो 2 लाख रुपए की डिडक्शन की लिमिट है वो असेसी वाइज है, असेसी वाइज, है ना। मीन्स अगर हम दो भाई कोई प्रॉपर्टी ओन्ड कर रहे हैं, उसके लिए हमने लोन लिया हुआ है, उसके लिए हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट की डिडक्शन दोनों को अलग अलग होगी ना, 2-2 लाख रुपए। ऐसा तो होगा नहीं कि 2 लाख रुपए टोटल किसी प्रॉपर्टी के लिए डिडक्शन है ना। तो डिडक्शन असेसी वाइज है, ना कि प्रॉपर्टी वाइज। ठीक, तो यहां पर दो बहनें हैं, सीमा और रश्मि, आधा आधा मकान ऑक्यूपाई करके बैठी हैं बहनें। ठीक है जी। मकान कहते कंस्ट्रक्ट कब हुआ, प्रायर टू द 1499। अब आप समझ गए होगे, यहाँ पे तो गई भैंस पानी में, है ना। तो कंस्ट्रक्शन हुई है 1/4/99 से पहले। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक 7 इक्वल यूनिट्स हैं जो सिचुएटेड कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में को ओनर ऑक्यूपाइड 1 यूनिट ईच। ठीक है जी। तो इसका मतलब है एक एक यूनिट दोनों बहनों ने ऑक्यूपाई कर लिया, बाकी बचे 7 में से 5 यूनिट, और बैलेंस लेट आउट कर दिए एट ए रेंटल 20,000 रुपये पर यूनिट पर मंथ। ध्यान से पढ़िए, है ना। कितने यूनिट थे, 7 यूनिट थे, एक एक यूनिट ईच। ठीक है जी, दोनों को ओनर ने रख लिए। 7 में से एक रश्मि मैडम ने रख लिया, एक सीमा मैम ने रख लिया, है ना। तो कुल मिला के कितने बचे यूनिट, 5। एक यूनिट का महीने का किराया कितना है, 20,000 रुपये। तो लीजिए जी, बहुत मोटी कमाई है इन लोगों की, है ना। तो 1 लाख रुपए तो पर मंथ रेंटल वैल्यू है जी, एक्चुअल रेंट है। ठीक है जी। तो 12 लाख रुपए तो इनकी एनुअल रेंटल इनकम ही है। ठीक, 12 लाख रुपए। ठीक है जी। म्युनिसिपल म्युनिसिपल वैल्यूएशन 7 लाख रुपए, और एक्चुअल रेंट कितना है, 12 लाख, तो 12 लाख हो जाएगा जी। ठीक है जी। और म्युनिसिपल टैक्सेस कितनी है, 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, दैट इज 70,000 हो जाएंगे। म्युनिसिपल टैक्सेस कितने हो गए हमारे, 70,000। ठीक, इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन वाज है। ठीक है जी। ठीक है जी, इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के लिए लिया था। अब आपको यहां पर पहली लाइन में ही उन्होंने हिंट दे दिया था कि ये प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड थी प्रायर टू द 1 अप्रैल 1999। ठीक है जी। तो हमने क्या पढ़ा था, अभी अभी मैं आपको रिवाइज करवा के हटाऊं कि कंडीशन क्या है, कंस्ट्रक्शन जो है लोन टेकन है ऑन और आफ्टर 1499, ऑन और आफ्टर मतलब 1/4/1999 या उसके बाद। अगर पहले लिया है तो फिर 30,000 रुपये। तो भाई साहब अब ये सीधा ही, ठीक है जी, इनको सांप काट गया और 30,000 की लिमिट पे आ गए ये लोग। अब इंटरेस्ट जो पे किया 4 लाख रुपए, वो सीधा ही गिर के 2 लाख से गिर के लिमिट कितने पे आ जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपये की डिडक्शन क्लेम होगी। ठीक है जी। 30,000 रुपये प्रॉपर्टी के लिए नहीं होगा ना, 30,000 रुपये पहली बहन को, 30,000 रुपये दूसरी बहन को। ठीक। तो पहले नंबर पे इनकम हम हाउस प्रॉपर्टी निकालेंगे। ठीक है जी। या फिर आप ले लीजिए, क्या किया आपने, हमारी रेंटल वैल्यू कितनी थी, 1 लाख इंटू 12, तो 12 लाख रुपए क्या हो गई जी, जीएवी हो गई, है ना। ठीक है, 12 लाख रुपए जीएवी हो गई। इसको चाहे आप दोनों में बांट सकते हैं, 6-6 लाख में। ठीक है, क्या नाम है बहनों का, सीमा और रश्मि।
सीमा रश्मि 6 लाख। 6 लाख माइनस म्यूनसिपल टैक्सेस कितने थे जी? 7 लाख का 10%, 70,000, 35,000 बट गया जी यहाँ पर, है ना? 35,000, 35,000, ये थी GAV माइनस म्यूनसिपल टैक्सेस, ये आ गया हमारा 5,65,000, 5,65,000 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, 1,69,500 माइनस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ये हमारा कितना था जी? 30,000 था, है ना? तो ये आ गया जी 5,65,000 माइनस परसेंट माइनस 30,000, 3,65,500। ठीक है जी। तो चलिए क्रॉस चेक करते हैं जी। ओहो सॉरी, ये हमने यहाँ पर तो देखा ही नहीं। वन ऑफ द यूनिट, चलो अगर ये वाली लाइन नहीं होती, सॉरी ये चीज़ लास्ट लाइन रह गई। अगर सपोज कीजिए, आप इस एक अलग एग्जांपल बना सकते हैं इसका, ठीक है? अगर आपको ऐसे आ जाता तो फिर सिचुएशन में आंसर, ठीक है, जो मैंने सॉल्व किया वो आ जाता। ठीक है जी। तो अगर ये ना हो तो फिर अपना आंसर ऐसे आ जाता है। ठीक है जी, 3,65,500। प्रोसीजर तो वही रहेगा, बस अब चेंज क्या हो जाएगा, सिर्फ एक प्रॉपर्टी का, ये वाली का चेंज हो जाएगा, है ना? बाकी कुछ तो होना नहीं। अब बाकी रह क्या गया, इसका क्या पॉइंट है, सॉरी। वन ऑफ द लेट आउट यूनिट वॉज वेकेंट फॉर 6 मंथ, अब वैकेंसी है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी के लिए। तो कितना मंथली रेंट था? 20,000 रुपये। 6 महीने के लिए वैकेंट रही है वो, तो 1,20,000 रुपये वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 12 लाख में से देखा जाए 1,20,000 चला गया, कितना रह गया? 10,80,000। ठीक है जी। तो ये 10,80,000 आ गया जी, बिल्कुल, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं गलत होना चाहिए, कई बार हो जाती है क्लैरिकल मिस्टेक। ठीक है, तो GAV आ गया 10,80,000। ठीक है, उसके बाद म्यूनसिपल टैक्सेस कितना पे किया जी? कंप्यूट द NAV फॉर द हाउस प्रॉपर्टी फॉर ईच ऑफ द सिस्टर्स। अब इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, मैं आपको बता देता हूँ क्या मिस्टेक है खुद ब खुद। अब देखिए, 7 लाख रुपए जो म्यूनसिपल वैल्यू है वो पूरे मकान की है, और 10% जो म्यूनसिपल टैक्सेस था वो भी पूरे मकान का था, है ना? तो उस मकान में तो कितने यूनिट थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, ये 7 यूनिट थे। 2 यूनिट किसके लिए हैं? सेल्फ ऑक्युपाइड। 70,000 रुपये टोटल म्यूनसिपल टैक्सेस था, 10-10 था सभी का, है ना? म्यूनसिपल टैक्सेस सभी का 10-10 हज़ार था। अब देखा जाए
देखा जाए दो प्रॉपर्टी के लिए, ये जो पहली दो हैं, ये दो सेल्फ ऑक्यूपाइड, इनके लिए तो डिडक्शन क्लेम होगी नहीं, क्योंकि इनका तो सीधा ही एनएवी क्या आता है, अभी अभी मैंने आपको बताया सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में एनएवी जीरो आता है ना। एनएवी के केस में एनएवी जो है वो क्या आता है, जीरो आता है। तो इन दो केसेस में एनएवी कितना आ गया, जीरो आ गया। अब ये जो बाकी बचे 5 यूनिट, 5 यूनिट पे म्यूनसिपल टैक्सेस कितना अलाउड हो जाएगा, 50,000, है ना। एक प्रॉपर्टी पे 10,000, 5 प्रॉपर्टी पे 50,000 हो जाएगा। तो 50,000 म्यूनसिपल टैक्सेस अलाउ एज डिडक्शन हो जाएगा। ठीक है जी, 50,000 पे म्यूनसिपल टैक्सेस हो गया जी अलाउ एज डिडक्शन। अब ये हमारी एनएवी आ गई 10,30,000, यहाँ तक बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसमें भी क्या है, सीधा सीधा ही 30% करना होता है हमें किस चीज़ का, एनएवी का। तो 10,30,000 का 30% हो गया 3,09,000। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें, एक गलती, सॉरी बहुत सारी गलतियां हो गई इसमें ही, है ना, क्योंकि ये देखा जाए सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए थोड़ी ना था, यूनिट जो हैं लेट आउट हुए हैं, है ना, 5 यूनिट लेट आउट हुए हैं। ठीक है जी, यूनिट लेट आउट हुए हैं, तो लेट आउट के लिए इंटरेस्ट कितना था, 4 लाख रुपए, है ना, 4 लाख रुपए था। और 4 लाख रुपए जो रेंट है वो इंटरेस्ट था, वो कितने प्रॉपर्टी के लिए था, 7 यूनिट के लिए था, है ना। तो 4 लाख कितने यूनिट के लिए था, 7 यूनिट के लिए था, इंटू 5, जो 5 लेट आउट है उसके लिए तो कोई लिमिट लगेगी नहीं, तो 4 लाख डिवाइड बाय 7 इंटू 5, तो ये हो जाता है हमारा 2,85,714। सॉरी, पता नहीं क्यों मैंने इतनी सारी चीज़ें इग्नोर कर दी। ठीक है जी, एक ही छोटे से क्वेश्चन में, ठीक है, सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन मिस्टेक्स, तो इतनी आपको डिडक्शन मिल जाएगी, 2,85,714। ठीक है जी, 2,85,714 रुपये की डिडक्शन मिल जाएगी। किस लिए मिल जाएगी, क्योंकि ये 5 प्रॉपर्टीज जो हैं वो लेट आउट है। लेट आउट के लिए कुछ आपको कंडीशन नहीं दिखनी होती, लोन कब लिया, सारी की सारी, है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ से क्रिएट हो गई, इस लाइन से हो गई, है ना, ये वाली लाइन से, क्योंकि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए कंडीशन थी ना 2 लाख वाली। ठीक है, लेट आउट के लिए थोड़ी ना थी। ठीक, तो यहाँ पर पूरा का पूरा इंटरेस्ट क्लेम हो गया हमारे को, ये भी क्लेम हो गया, तो ये हमारी आ गई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टोटैलिटी में आ गई। ठीक है जी, टोटैलिटी में आ गई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये कौन से केस में है, ये लेट आउट वाली। अब ये जो 4,35,286 रुपये हैं, ये दोनों बहनों में बट जाएंगे। ठीक है जी, सीमा और रश्मि। ठीक है जी, इसका आधा कितना हो गया जी, 2,17,643 रुपये, 2,17,643 रुपये। ठीक, अब अगर हम बात करें, अब ये इंटरेस्ट, ये तो था कौन से वाले पोर्शन के लिए, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर लेट आउट पोर्शन। ठीक, अब हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन। वो कैसे आ जाएगा जी, 4 लाख कितनी प्रॉपर्टी के लिए है, 7 के लिए, तो एक के लिए कितना होगा, है ना, तो हमने तो पर प्रॉपर्टी की निकालना है ना, तो 4 लाख डिवाइड बाय 7, 57,100
43 हो जाएगा अप्रोक्सीमेट, 57,143। अब जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी थी, अब है वो प्रोविज़न अप्लाई करने का समय। ठीक है जी। अब आपको पता है कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही हैं, कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो मैक्सिमम अलाउेबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B इज ₹30,000। अब है 30,000 लगाने का असली समय। ठीक, तो मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिल जाएगी जी? 30,000 रुपये की। तो यहाँ पर 2,17,643 में से माइनस हो जाएगा जी 30,000। $1,87,643 इसको, और रश्मि मैडम का भी सेम ही होगा। ठीक, चेक कर लेते हैं। ठीक आ गया जी। अब अगर एक आपने ध्यान और दिया हो कि यहाँ पर एक वर्ड और यूज़ किया हुआ था, assuming that they have not opted for 115 BAC, है ना, जो स्पेशल रेट्स होते हैं इनकम टैक्स के, उसके लिए उसने ऑप्ट नहीं किया। अगर सपोज कीजिए ऑप्ट कर लेता तो कर लेता, अगर कर लेता तो 115 BAC, तो आपको पता है उसको जो नॉर्मल स्लैब रेट वाली कैटेगरी है उससे वो बाहर आ जाता। फिर क्या होना था? फिर सर होना ये था कि इस बंदे को कोई डिडक्शन क्लेम नहीं होनी थी, कोई मतलब इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के लिए डिडक्शन क्लेम नहीं होनी थी उसे। ठीक, तो बस इतना ही अंतर होता। अब ये आपका हो गया कौन से वाला, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये आपको एग्जाम में मैक्सिमम, थोड़ा सा अगर टफ हुआ तो ये क्वेश्चन आ सकता है हाउस प्रॉपर्टी का। हाउस प्रॉपर्टी का मान के चलिए टफेस्ट क्वेश्चन आपको, थोड़ा सा टेक्निकल जो क्वेश्चन है, मोस्ट टेक्निकल क्वेश्चन यही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है जी, जिसमें आपको नंबर ऑफ यूनिट्स हो सकते हैं और एक एक में ओनर रह रहा है और बाकी उसने लेट आउट कर लिए। अब इसमें वैकेंसी वाला भी केस आ गया, प्लस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वाला भी केस आ गया। ठीक है, और इंडिविजुअल की इनकम निकालने वाला भी आ गया। तो मतलब सभी सिचुएशंस एक ही क्वेश्चन में काफ़ी सारी अलग अलग आपको आ गई। ठीक है जी, चलो जी, ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब आइए जी 14 मैंने आपको सेल्फ को करने को दिया, इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है जी। 14 आपको सेल्फ में करना है। 15 में आइए जी। अब 15 भी, हाँ 15 पे आइए जरा। मिस्टर आर owns a house which uses for residential purpose, okay, throughout the previous year 23-24। म्यूनसिपल वैल्यू 240, फेयर वैल्यू 3 लाख। ठीक है, कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अज्यूमिंग फॉलोइंग एक्सपेंडिचर वर इनकर्ड बाय हिम, करी जाए। म्यूनसिपल टैक्सेस 15,000, रिपेयर 12,000, डेप्रिसिएशन 10,000, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 2 लाख रुपए। लोन कब लिया था? आफ्टर, ऑन और आफ्टर 1499। ठीक है जी। हाउस परचेज कब किया? 1/5/19 को। ठीक है जी, और लोन लिया 1/1/16 को। तो अब हमें क्या करना है जी? अब हमें देखना है ऑप्शन 1 है असेसी हैज नॉट ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115 BAC। आपको पता है जब 115 BAC नहीं क्लेम करता वो, है ना, ऑप्ट करता, नॉट क्लेम, ऑप्ट नहीं करता अगर, तो उसे डिडक्शंस वगैरह, बेनिफिट्स वगैरह सब मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्फ ऑक्यूपेड प्रॉपर्टी है, NAV 0 हो गई। पॉइंट किस चीज़ का है? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का। अब इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना है? 2 लाख रुपए। तो उसको 2 लाख रुपए का क्या मिल जाएगा जी? 2 लाख रुपए इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल क्लेम कर सकता है। बस इतना ही पॉइंट है।
है ना, और दूसरे में जहां पर उसने ऑप्ट कर लिया है 115 BAC, वहां पर डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकता 24 क्लॉज बी की। NAV जीरो आ गई जी, इंटरेस्ट ऑन बोर्डेड कैपिटल 2 लाख, नेट बैलेंस क्या आ गया, लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख रुपए। ठीक है जी, ये तो कौन सा सिचुएशन है, जब उसने जब उसने ऑप्ट नहीं किया, 115 BAC ऑप्ट नहीं किया। अब बी ऑप्ट कर ली, BAC ऑप्ट कर लिया, तो बताया ही है मैंने आपको, तो डिडक्शन क्लेम नहीं होगी। NAV जीरो, इंटरेस्ट ऑन बोर्डेड कैपिटल जीरो, लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी जीरो। ठीक है जी, तो 2 लाख रुपए की चपत लग गई बेचारे को। ठीक है, 2 लाख रुपए की नहीं, 2 लाख के ऊपर आप कह सकते हो टैक्स के ऊपर, है ना। तो अगर वहां पे स्पेशल रेट का बेनिफिट दिया जाता है ना, तो बहुत सारे आपको पता ही है ना, नुकसान भी होते हैं। वो नुकसान में से एक बड़ा नुकसान आपने देख ही लिया। ठीक है जी, तो ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 15। चलिए जी, अब आते हैं 16 पे। असेसी टुक ए लोन फॉर ₹6 लाख ऑन 1/4/21, 1/4/21 को लोन लिया, कंस्ट्रक्शन के लिए लिया। ठीक है जी, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस ऑन पीस ऑफ लैंड ऑन इन इंदौर, लोन कैरीज एन इंटरेस्ट 10% पर एनम। ठीक है जी, द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड ऑन 15 अगस्त 2022। सारा का सारा लोन स्टिल आउटस्टैंडिंग है, कंप्यूट द इंटरेस्ट अलाउड फॉर द असेसमेंट डेट 24/25। तो बहुत ही सीधा सीधा शरीफ सा क्वेश्चन है बेचारा, है ना, कुछ गुस्सा नहीं कर रहा आपको। तो कंस्ट्रक्शन या लोन कब लिया, पहली बात 1/4/21 को। ठीक, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुई, 15 अगस्त 2022। अब इससे पिछला 31 मार्च कब आता है, 31 मार्च 22। तो ये कौन सा हो गया, प्री का पीरियड हो गया। 1/4/21 से 31 मार्च 22 कितने महीने हो गए, 12 महीने ही हो गए। तो 6 लाख का 10% एक साल का कितना हो गया, 60,000 हो गया जी। 60,000 रुपये टोटल प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट हो गया, डिवाइड बाय 5, 12,000 रुपये। ठीक है जी, अब ये कौन से प्रीवियस ईयर से शुरू हो जाएगा, ठीक है जी, कौन से ईयर में खत्म हो रही है कंस्ट्रक्शन, 22-23 में हो रही है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, तो 22-23 से शुरू हो जाएगा जी। ये 12,000 रुपये पर एनम, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, 26-23, 22-23, 24-25, 26। ठीक है, 23-24-25-26-27। ठीक है जी, ये तो हो गया पोस्ट प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। 23-24 में एक तो क्या हो जाएगा, 12,000 प्लस अभी सारा का सारा लोन स्टिल आउटस्टैंडिंग है, तो 6 लाख का 10% कितना हो जाएगा जी, 60,000। तो कुल मिला के कितना हो गया, प्री प्लस पोस्ट, ये प्री ये पोस्ट, तो टोटल इंटरेस्ट 72,000। ठीक है जी, 72,000 सारा का सारा इंटरेस्ट हो गया, दैट इज प्री प्लस पोस्ट। ठीक है जी, अब यहाँ पर किसके लिए लिया था लोन, ऑन और आफ्टर 1499 है, कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन 5 साल में कंप्लीट हो गई है। ठीक है जी, तो सब कुछ कंडीशन पूरी हैं, तो 72,000 अलाउ एज डिडक्शन हो जाएगा।
अब बीएसी के बारे में कुछ बोला नहीं हुआ तो छोड़ो परा फिर। ठीक, 17 पे आइए जरा। एक्स एज ए हैज ए हाउस विच हैज टू आइडेंटिकल यूनिट। ठीक है जी, मिस्टर एक्स के दो मकान है, एक हाउस है सॉरी, उसमें दो यूनिट हैं, मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर। एक यूनिट में वो खुद रहता है भाई साहब और दूसरे यूनिट को लेट आउट कर रखा है, वेरी नाइस। ठीक है जी, अदर यूनिट इज लेट आउट, फाइन। ऑन ए रेंट ऑफ 50,000 पर मंथ। ठीक है जी, तो अदर इंडेटेड टू द प्रीवियस ऑन रेंट। ठीक है, म्यूनसिपल टैक्सेस कितना है जी, 60,000 रुपये हैव बीन पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, फाइन। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी वॉज कंप्लीटेड ऑन 1/1/96। अब कंस्ट्रक्शन का तो कोई लेना देना ही नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं दे रखा है ना। डिटरमाइन द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 इफ डज नॉट ऑप्टेड एंड ऑप्टेड, है ना। तो पहले हम क्या करते हैं जी, लेट आउट पोर्शन के लिए एनएवी निकालते हैं। ठीक है जी, तो कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है, जीएवी तो सीधी सीधी आ गई। कितनी आ गई, 5 लाख रुपए पर मंथ रेंट है तो 12 महीने का कितना हो गया, 6 लाख रुपए हो गया जी। ठीक है जी, अब इसमें कोई वैकेंसी तो दे नहीं रखी, वैकेंसी दे नहीं रखी तो सीधा सीधा जीए भी आ जाएगा माइनस म्यूनसिपल टैक्सेस। अब एक बार क्लरिकल मिस्टेक करी है तो बार बार थोड़ी ना करेंगे। म्यूनसिपल टैक्सेस 60,000 रुपये पे हुए हैं, ये आधे आधे बढ़ जाएंगे, आधे सेल्फ ऑक्यूपाई में आधे लेट आउट में, तो 30,000 रुपये हो जाएगा जी ये। ठीक, तो एनएवी लेट आउट वाले पोजीशन की आ जाएगी 570। ठीक है जी, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन या डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 क्लॉज ए स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%। ये हो गया 1,71,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना है जी, कुछ नहीं दिया हुआ है ना। तो ये आ जाएगी 3,99,000। ठीक है जी, 3,99,000। ठीक है, ये कौन से केस में आ गई, 3,99,000 कौन से, लेट आउट वाले पोर्शन में। ठीक है, लेट आउट वाले पोर्शन में 399 आ गई, चाहे उसने ऑप्ट किया है चाहे उसने ऑप्ट नहीं किया, वहाँ पर आपको पता है। ठीक है, वहाँ पर जो 2 लाख वाली लिमिट है डिडक्शन, तो 24B की। ठीक है, जो लेट आउट वाला पोर्शन है, ठीक है, लेट आउट वाला पोर्शन है उसको तो मिलनी ही चाहिए क्योंकि वो काइंड ऑफ एक्सपेंसेस कर रहा है, बिजनेस काइंड ऑफ, उसका प्रॉपर्टी का काइंड ऑफ बिजनेस है। ठीक है, तो सेल्फ ऑक्यूपाई के केस में नहीं क्लेम हुई यहां पर, दोनों केसेस में, है ना। क्यों नहीं हुई, सॉरी यहाँ पर उसका तो पॉइंट ही नहीं है कोई, है ना, इंटरेस्ट का तो पॉइंट ही नहीं है, सॉरी इंटरेस्ट का तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन था यहाँ पर, 3,99,000 हमारा क्या आ गया, हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ गई दोनों केसेस में। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन था। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे, मिस्टर रमन is a co-owner of house property along with his brother holding two equal share, co-owner of house property along with his brother holding equal share in the property। ठीक है जी, यहाँ पर भी 50-50% है, co-owner वाला केस आ गया। म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू, तो इन तीनों को देखते हुए म्यूनसिपल और फेयर रेंटल वैल्यू 160,
160 और सब्जेक्ट टू 160 ही आ गई ईआरबी, है ना। ईआरबी आ गई 1,60,000 रुपये। ठीक है जी। रेंट रिसीव्ड 15,000 पर मंथ, तो पूरे साल का कितना बनता है? 1,80,000। द लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज जॉइंटली टेकन एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक इज 25,000। ठीक है जी। इंटरेस्ट चार्ज किया गया है बैंक द्वारा 25,000 रुपये, आउट ऑफ विच 21,000 हैज बीन पेड। ठीक है जी। और इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट 450 रुपये, जो इंटरेस्ट पे नहीं किया था, आउट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट हो गया देखा जाए। ठीक है, वो कितना हो गया? 450 रुपये। टू रीपे दिस लोन रमन एंड हिज ब्रदर हैव टेकन, ये अच्छा पॉइंट है यहाँ पर, रमन एंड हिज ब्रदर हैव टेकन ए फ्रेश लोन एंड इंटरेस्ट चार्ज ऑन दिस लोन। कहते हैं उन्होंने लोन लिया लोन को रीपे करने के लिए। ठीक है, रमन एंड हिज ब्रदर हैव टेकन ए फ्रेश लोन एंड इंटरेस्ट चार्ज ऑन दिस लोन 5,000। म्युनिसिपल टैक्सेस ऑफ 5,100 हैव बीन पेड बाय टेनेंट। आपको पता है अगर किराएदार म्युनिसिपल टैक्सेस पे करेगा तो उसके लिए डिडक्शन क्लेम नहीं होगी। ठीक है जी। अगर किराएदार पे करेगा तो उसके लिए नहीं पे होगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा। कंप्यूट द इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर रमन। ठीक है जी, सिर्फ यहाँ पर रमन के बारे में पूछा है। ठीक है जी, उसके भाई के बारे में नहीं पूछा गया। ठीक, तो सबसे पहले हम जो लेट आउट वाला पोर्शन है उसके केस में चलते हैं। तो ये पूरी प्रॉपर्टी की म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू है ना, 1,60,000 हो जाएगी। आधी प्रॉपर्टी की कितनी हो जाएगी? ठीक है, 80,000। और रेंट रिसीव कितना हुआ है? 180। ठीक है, तो जीएवी हमारी आ गई 180 आ गई। ठीक है जी, जीएवी आ गई आपकी 180। उसके बाद म्युनिसिपल टैक्सेस की कहानी मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि म्युनिसिपल टैक्सेस 5,100 सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, डिडक्शन नहीं क्लेम होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि किराएदार ने पे किए हैं, पेड बाय टेनेंट हैंस नॉट डिडक्टेबल। ठीक है जी, ये आपका एनएवी आ गया 1,80,000 रुपये। ठीक है जी। उसके बाद 180 का सन डिडक्शन 30%, 54,000 रुपीज़ मिल गया। ठीक है जी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक कितना था? 25,000, उसमें से 21,000 पे हो गया। ठीक है जी। तो इंटरेस्ट आपको याद होगा, मैंने आपको क्या बोला था, इंटरेस्ट एक्रू कितना हुआ। ठीक है जी, इंटरेस्ट एक्रू कितना हुआ? 25,000 हुआ। ठीक है, तो 25,000 रुपये अलाउ एज डिडक्शन हो गई। ठीक है, इंटरेस्ट अलाउड एज डिडक्शन हो गया 25,000 रुपये। उसके बाद उसने एक और इंटरेस्ट, एक और लोन लिया था। ठीक है, एक और लोन लिया था और उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना पे किया? 5,000 रुपये। तो वो भी आपका क्लेम एज डिडक्शन हो गया जी। ठीक है जी, कितना? 5,000। तो कुल मिला के कितना हो गया? 30 और 54, 84,000 हो गया। ठीक है, तो इनकम होम हाउस प्रॉपर्टी आ गई 96,000। अब बात आती है कि यहाँ पर एक चीज, एक पॉइंट और था हमारा। क्या पॉइंट था? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट पे किया था 450 रुपये, है ना। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट पे किया था, उसके लिए हमने डिडक्शन क्लेम क्यों नहीं करी? तो ये देखो ना, ये किस चीज के लिए है? ये इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट किसके लिए? क्या लोन ये हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया है क्या? या ये ब्याज किस लिए पे हुआ है? ये तो आपने एक इंटरेस्ट पे किया, पे नहीं किया, आपकी एक ऑब्लिगेशन थी। ये इंटरेस्ट ऑन डिस्चार्जिंग या डिले ऑन डिस्चार्जिंग द
लाइबिलिटी है या ऑब्लिगेशन, है ना। ये जो ब्याज आपसे लिया गया है ये आपकी ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज करने के लिए आपसे लिया गया है, ठीक है। आपको आपकी ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज करने के लिए लिया गया है, ना ही ये किसी प्रॉपर्टी पे लिया गया है ना। ये तो आपने इंटरेस्ट, अगर ये जो 5,000 वाला था, अगर इस पे भी ऐसा कुछ लिखा होता, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम कहते कि भाई ये भी डिडक्शन नहीं क्लेम होनी, ठीक है ना। 450 रुपये वाला इसलिए क्लेम नहीं हुआ क्योंकि ये लोन प्रॉपर्टी पे नहीं था, ठीक है जी। ये प्रॉपर्टी के लिए नहीं था, ये किसके लिए था, ये इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर था, ब्याज के ऊपर ब्याज था इसलिए, ठीक है जी। जो दूसरा वाला लिया है लोन वो भी उसने प्रॉपर्टी पे ही लिया है ना, प्रॉपर्टी के लिए ही लिया है, तो इसलिए डिडक्शन क्लेम नहीं होगी। अब बात आ जाती है जी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी आई, 96,000। अब आधा आधा हिस्सा है दोनों भाइयों का, तो 48,000 रुपये किसकी हो गई, रमन भाई साहब की हो गई, ठीक है जी। टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रमन 48,000। अब इसके अलावा कोई और पॉइंट था, नहीं था जी, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा, ठीक है, जो लेटर वाला पोर्शन था उसके लिए क्लेम हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो ना, एक चीज आपने नोट करी, यहाँ पर इंटरेस्ट हमने सारा क्लेम कर लिया, और एक चीज और नोट करी आपने, यहाँ पर वो किसी तरीके का कोई लिखा नहीं कि भाई उसने कितना होल्ड किया या ऑक्यूपाइड कितना, उन्होंने बोला रमन को ओनर है हाउस प्रॉपर्टी का अपने भाई के साथ, होल्डिंग इक्वल शेयर। तो यहाँ पर कहीं लिखा है कि भाई उन्होंने सेल्फ ऑक्यूपाई किया हुआ है यूनिट, मतलब एक मकान था उसमें दो बंदे एक्स और वाई, रमन और उसका भाई था, दोनों ने इक्वल इक्वल शेयर था, किराए पे दे रखी थी, किराया आ रहा था, रेंट आ रहा था उसको, ठीक है, उनको रेंट आ रहा था। अब रेंट जो है हमने टैक्सेबल इनकम निकाली सिंपल तरीके से, ठीक है जी। म्यूनसिपल टैक्सेस बटा नहीं, बटा के पहली बात तो पे ही नहीं हो हमारी जेब में से, इसलिए बटा भी नहीं वो, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत बटा है, ठीक। वो क्यों, क्योंकि सिंपल तौर पर वो क्या था, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड ही नहीं था। 19 क्वेश्चन ये भी आपको सेल्फ में करना है। अब आइए जी, पहले मैं आपको, अब क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए हुए हैं, ठीक है, पहले मैं आपको अम, ये नहीं, पहले हम करते हैं जो सेल्फ मल्टीपल हाउसेस के, 1 सेकेंड बच्चों, पहले हम लोग करेंगे, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए जरा। नहीं नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल सिंपल ही है जी, ये हमने जीएबी वाला क्वेश्चन किया था ना, वो है जी। ये सारे के सारे प्रॉपर्टी जो हैं, जयश्री है ओन 5 हाउसेज इन इंडिया विच आर लेट आउट, नहीं ये वाला नहीं है, सॉरी, ठीक है। अभी हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक रह गया है, लेट आउट। हाँ पहले, चलिए पहले फॉरेन वाला भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले करवा के, है ना, पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर। चलिए, राजेश एक ब्रिटिश नेशनल है, रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, आर है ना, आर है, ड्यूरिंग द प्रीवियस है 23-24, उसका एक लंदन में घर है जिसको उसने किराए पे दे रखा है 10,000 पाउंड पर मंथ पे। म्यूनसिपल टैक्सेस कितना है, 8,000 पाउंड है टोटल, और 1 पाउंड की वैल्यू कितनी है, 95 रुपये है, ठीक है जी। तो NAV निकालनी है, नेट एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर दिस 24-25। तो चलिए फिर सबसे पहले निकालेंगे क्या, GAV, ठीक है। कितने पाउंड थे जी, 10,000 पर मंथ, किराया जो था 10,000 था, 10,000 इंटू 12, 1,20,000 पाउंड हो गए,
और 1 पाउंड की वैल्यू कितनी है? 95 रुपये है। एक लाख 20,000 इंटू 95, ये हो गया जी 1 करोड़ 14 लाख, 114 लाख। ठीक है जी, माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस 8,000 पाउंड, 7,60,000। तो ये हो गया जी 106 लाख 40,000 NAV। ठीक है जी। ठीक है जी, ये फॉरेन नेशनल वाला केस हो गया कि अगर फॉरेन नेशनल का कोई फॉरेन प्रॉपर्टी का कोई केस आता है तो इस तरीके से आपको उसकी NAV निकालनी है या हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालनी है। ठीक है जी, सिंपल था, कुछ एक्स्ट्रा नहीं था इसमें। अब आते हैं जी मेन, जिसके लिए मैं आपको सेकंड लास्ट क्वेश्चन तक, क्योंकि इसके बाद एक क्वेश्चन सिर्फ और बचा है 29। ठीक है जी। गणेश हैज 3 हाउसेस, ऑल ऑफ विच आर सेल्फ ऑक्युपाइड। कितने मकान है? 3, 1, 2, 3। अब इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी इंडिविजुअल के पास दो से ज़्यादा प्रॉपर्टी हैं, दो से ज़्यादा प्रॉपर्टी हैं, मतलब पहले एक्चुअली में क्या हुआ करता था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ एक प्रॉपर्टी के लिए अलाउड करता था। डिपार्टमेंट का कहना था कि आपको रहने के लिए एक मकान से ज़्यादा थोड़ी ना चाहिए। सही भी है ना? तो बंदा दो मकान में थोड़ी ना रहता है ना? तो अब कहते हैं जी आप, इंडिया अमीर हो गया जी बहुत, है ना? तो लोगों के पास पैसा बहुत है, तो अब कहते हैं रहने के लिए एक नहीं दो मकान की आवश्यकता है ना? एक नहीं दो घर की नीड है। तो उन्होंने अब अलाउ कर दिया कि आप दो घर तक रह सकते हो, दो घर में रह सकते हो। मतलब अगर दो से ज़्यादा, अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है, दो से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है अगर आपके पास, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो रिमेनिंग है उसको उनमें से, या फिर आप मान के चलिए कुछ जितनी मान लीजिए जैसे इस केस में 3 प्रॉपर्टी हैं, तो तीनों में से आपको एक लेट आउट माननी पड़ेगी। वो आपकी मर्जी है, वो आपकी चॉइस है, जो सी मर्जी मान लो। ठीक है, 4 होती तो आप अपनी मर्जी से 2 लेट आउट मान लो, 2 सेल्फ को भी मान लो, जैसे आपको ठीक लगता है। ठीक है, तो अब जब हमारी चॉइस पे बात आ जाती है, तो हम कहाँ पर किसको ऑप्ट आउट करेंगे? मतलब जैसे 3 प्रॉपर्टी हैं, तीनों में से किसको आप लेट आउट मानोगे? पहले तो कहोगे आप, सर ये तो गलत हो गया, मेरे को किराया आ ही नहीं रहा, तो मैं टैक्स क्यों दूं, या इसको इनकम क्यों मानूं? ठीक है ना? तो तभी तो मैं कहता हूँ, अब कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे पूछते हैं कि, एक स्टूडेंट था, ठीक है, वो कहता है मेरे को कि सर ये लिमिट इतनी क्यों है, लिमिट इतनी क्यों है, इतनी क्यों नहीं है? मैं कहा इसका देखो कोई एक्चुअली में स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं होता। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन बोरो, अभी हम हाउस प्रॉपर्टी कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की लिमिट 2 लाख ही क्यों है? 2.5 क्यों नहीं है? 3 क्यों नहीं है? 4 क्यों नहीं है? 5 क्यों नहीं है? इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होता है? ठीक है ना? ये तो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जो अ, बैठते हैं बिल बनाने वाले, वो देखते हैं कि भाई प्रॉपर्टी की वैल्यू, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, 9% है, ठीक है, तो हम लोगों को जो
देने लोन देने का इंटरेस्ट के ऊपर डिडक्शन देने का पर्पस हमारा ये है कि भाई जो मिडिल क्लास है, नॉर्मल सिटीजन्स हैं, उनको बेनिफिट मिल जाए, है ना। ये 2 लाख रुपए आज से नहीं चला आ रहा, बहुत सालों से चला आ रहा है, ठीक है ना। 2 लाख की लिमिट जो है वो आज की नहीं है कि महंगाई के अकॉर्डिंगली उन्होंने बढ़ा दी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो वो अलग अलग लिमिट्स, वो समय की सिचुएशन उनको वो देखते हुए, पैटर्न को फॉलो करते हुए कि भाई यहाँ पर इन्फ्लेशन क्राइटेरिया अभी क्या है, ठीक है, देश में सिचुएशन, वो उस चीज़ को 100% सिचुएशन में नहीं होता जब प्रोविज़न बनाई जाती है, ठीक है। डिडक्शन है मान लो एटीसी की, वो 2 लाख रुपए क्यों है जी, 1.5 लाख, मान लीजिए कोई भी लिमिट है, अभी आप उसको भूल जाइए, ठीक है। कोई भी लिमिट है तो उसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं होता उसके, ठीक है। वो तो क्या होता है, कई बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा ना, है ना, जो बाल की हर बात की वो अपने आप को वो सोच रहे होते हैं कि मैं बहुत टेक्निकल हूँ, ठीक है। मेरा दिमाग को देखो कितना है ना, टेक्निकल माइंड है। मैं ये सोच रहा हूँ कि सर भी आंसर नहीं दे पा रहे, जिस बेवकूफ़ी वाली बात का आंसर ही नहीं है तो आप उसका क्या आंसर दोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई जब प्रोविज़न का आंसर ही नहीं है, ये कोई सेंस ही नहीं बनती। तो एक्चुअली में जब आपके पास 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टी हैं तो आपकी मर्जी है, जैसे यहाँ पे 4 प्रॉपर्टी है तो अपनी मर्जी से आप 2 सेल्फ ऑक्यूपाई मान लोगे, 2 लेट आउट। अब कौन सी मानोगे, जौन सी सिचुएशन में आपकी टैक्सेबिलिटी कम होगी, जहाँ पर टैक्सेबल इनकम कम होगी वही ऑप्शन आप ले लोगे, ठीक है। तो इसको अब सॉल्व कैसे करना होता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास, अब जैसे मैं बात कर रहा था कि भाई इसका आंसर क्या है, रीज़न क्या है, ठीक है। जिससे मैंने बोला कि पहले एक हुआ करती थी फिर 2 कर दी अब डिपार्टमेंट ने, ठीक है। पहले एक मैक्सिमम अलाउड होती थी, जैसे यही क्वेश्चन अगर पुराना होता, पुराने टाइम पे होता ऐसे 3-4 साल पहले, तो उसका आंसर हम लोग क्या करते कि 3 मकान है, एक सेल्फ ऑक्यूपाई आपको मानना पड़ेगा, बाकी लेट आउट मानने पड़ेंगे, डीम टू बी लेट आउट जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। अब क्या हो गया, 2 आपको सेल्फ ऑक्यूपाई मानने पड़ेंगे, एक डीम टू बी लेट आउट मानना पड़े। क्यों मानना पड़ेगा, बेशक किराया नहीं रिसीव हुआ, क्योंकि बोला है जी उन्होंने कि भाई 2 से ज़्यादा की जरूरत क्या है, उनका एक्सक्यूज क्या है, 2 से ज़्यादा जरूरत क्या है रहने की आपको, एक बंदे को, एक फैमिली को, एक मकान से ज़्यादा की, दो मकान से ज़्यादा की जरूरत क्या है ना। तो इसलिए तो म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू तीनों मकान की दे रखी है। एक्चुअल तो होएगी नहीं यार, एक्चुअल कैसे हो जाएगी जब एक्चुअल रेंट रिसीव ही नहीं हुआ, तो आ कैसे जाएगी, है ना। तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर एक एक मकान की चलिए हम ईआरवी निकाल लेते हैं, ठीक है। ईआरवी, म्यूनसिपल रेंटल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू विच इज हायर 375, और स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू विच इज लेस 350। और दूसरे मकान में क्या है, म्यूनसिपल और फेयर रेंटल वैल्यू 360, 360 और 370, 360 हो जाएगा जी। उसके बाद म्यूनसिपल और फेयर रेंटल वैल्यू विच इज हायर 380, 380 और 375, 375। ईआरवी तक तो कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है आपको कि सर यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए। अब देखिए, जब इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो आपको क्या करना है, दो पहले सिचुएशन क्रिएट करनी है। पहले आपने स्टेप 1 क्या करना है, डीम्ड एज ऑल हाउस प्रॉपर्टीज और लेट आउट, ठीक है जी। सभी को आप लेट आउट कर लोगे, तो 1, 2, 3, अगर तीनों को लेट आउट करें, आपको पता है यहाँ पर ई आर वी इज इक्वल टू जी ए वी हो जाएगी, क्योंकि एक्चुअल रेंट वाला पॉइंट ही नहीं है, तो ई आर वी इज इक्वल टू जी ए वी हो जाएगी। 3.5 लाख, 3,60,000 और 3,75,000, 3.5 लाख
3,60,000, 3,75,000। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है जी, म्युनिसिपल टैक्सेस 12%, 8%, 6%। तो 3 लाख का 12% होता है जी 36,000, माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस 36,000। 3,60,000 का 8%, 28,800 रुपये। 3,30,000 का 6%, 19,800 रुपये। ये आ गई हमारी NAV। 3.5 लाख माइनस 36,000, 3,14,000, 3,60,000 माइनस 28,800, 3,31,200 रुपये। 3,75,000 माइनस 19,800, 3,55,200 रुपये माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, क्लॉज ए हो गई स्टैंडर्ड डिडक्शन। 3,14,000 का 30%, 94,200। 3,31,200 का 30%, 99,360। 3,55,200 का 30%, 1,06,560। उसके बाद बस लास्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर द रिपेयर ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है जी, 55,000। इंटरेस्ट ऑन फॉर द करंट ईयर ऑन बोरोड 1 अप्रैल 2017 फॉर द परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अब आपको पता है लेट आउट के केस में तो कोई कंडीशन होती नहीं, 30,000 2 लाख वाली, है ना। तो पहले मकान में नील है, दूसरे में 55,000, तीसरे में 1,75,000। नील 55,000, 1,75,000। तो लीजिए ये आ गई हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर हम सारी लेट आउट माने तो 3,14,000 माइनस 94,200, यानी 2,19,800। अगर पहले मकान को ले तो 3,31,200 माइनस 99,360 माइनस 55,000, 1,76,840। 3,55,200, 6,560 माइनस 1,75,000, 73,640। ठीक है जी, ये ध्यान से सुनिएगा। अब ये क्या है, जब अगर हम सारे के सारे प्रॉपर्टी को क्या कर दें, डीम टू बी लेट आउट कर लें। ठीक है जी, डीम टू बी लेट आउट है। अब स्टेप 2 में आपको क्या करना होता है, ऑल प्रॉपर्टीज
डीम टू बी सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर सारी की सारी सेल्फ ऑक्यूपाई हो जाए तो क्या होगा? 1 2 3। अब आपको पता है सेल्फ ऑक्यूपाई के केस में सीधा ही NAV तो जीरो आती है ना? माइनस क्या होता है? सिर्फ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन 24 क्लॉज बी। ठीक है जी, बाकी कुछ तो होता नहीं। अब पहले मकान में तो है ही नहीं कुछ, तो दूसरे दूसरे मकान में लोन किस लिए लिया है? रिपेयर के लिए। तो रिपेयर के लिए तो मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है? 30,000। तो 55 की जगह पे कितनी हो जाएगी? 30,000 माइनस हो जाएगा। ठीक। तीसरा मकान, इंटरेस्ट फॉर द करंट ईयर ऑन बोरोड कैपिटल 1 अप्रैल 17 को प्रॉपर्टी के लिए लिया है। ठीक है, तो 2 लाख की लिमिट है, 1,75,000 पे किया है तो अलाउड हो जाएगा, है ना? तो लीजिए ये हमारा पहले का जीरो आ गया, दूसरे का -30,000 आ गया, तीसरे का -1,75,000 आ गया। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3। बस अब हमें जितनी प्रॉपर्टीज होती है ना उतने केसेस क्रिएट करने होते हैं, उतने केस क्रिएट करने होते हैं। अब यहां पर केस वन में जैसे आपको पता है हमें क्या करना है, अब 3 में से 2 प्रॉपर्टी लेट आउट माननी है और 2 सेल्फ कोई माननी है, 1 लेट आउट माननी है। तो हम क्या करेंगे, केस 1 में हाउस 1 को क्या कर लेते हैं? लेट आउट। ठीक है जी, तो ये आ गया जी H1 H2 H3। अब H1 को हमने लेट आउट किया, H हाउस 1 को लेट आउट किया। H1 को अगर लेट आउट करते हैं तो कितना वैल्यू आ रहा है टैक्सेबल? 2,19,800 रुपये। तो इसका मतलब है ये भी सेल्फ ऑक्यूपाई, ये भी सेल्फ ऑक्यूपाई। सेल्फ ऑक्यूपाई में टैक्सेबल वैल्यू कितनी आ रही है? -30,000 -1,75,000। ठीक है, तो ये आ गया 2,19,800 प्लस में, माइनस में 30,000, माइनस में 1,75,000। तो नेट आ गई टोटल 14,800 रुपये। ठीक है जी, टैक्सेबल इनकम हम हाउस प्रॉपर्टी कितनी होगी? 14,800। केस 1 में हो गई। अब ऐसे ही केस 2 में, अब पहले हमने क्या किया था, हाउस 1 को लेट आउट किया था, अब हाउस 2 को लेट आउट मान लेते हैं। ठीक है जी, अगर हाउस 2 को लेट आउट माने तो कितना हो गया? 1,76,840, 1,76,840। अब हाउस 1 और हाउस 3 क्या हो गया? सेल्फ ऑक्यूपाई हो गया। ठीक है जी, सेल्फ ऑक्यूपाई हाउस 1 में वैल्यू कितनी है? 0, और 3 में कितनी है? 1,75,000। ठीक है जी, तो दीजिए 1,76,840 -1,75,000, तो ये आ गया 1,840। मतलब पता क्या है, आप बिना देखे जज नहीं कर सकते। अब आपके सामने ये यहाँ पर जज करना बहुत मुश्किल है आपके लिए कि हाँ नहीं 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 सर यही होगा, है ना? तो सिचुएशन आपके सामने है। केस 3, अब केस 3 में क्या होगा, हम लोग हाउस 1 और हाउस 2 को क्या मान लेंगे? सेल्फ ऑक्यूपाई, 3 को लेट आउट। ठीक है जी, 1 को सेल्फ ऑक्यूपाई मानेंगे, इसकी 0 वैल्यू हो गई। 2 की कितनी हो गई? 30,000, और 3 की लेट आउट पे कितनी है? 73,640 रुपये। 73,640 रुपये।
तो ये आ गया जी 73,640 माइनस 3,000, 43,640। लीजिए, अब आप फटाफट मुझे डिसाइड करके बताइए कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे आप लोग, आपको क्या पसंद है। ठीक है जी, आपको कौन सा ऑप्शन लेना है। ठीक है जी, कौन सा ऑप्शन चूज करना है आप लोगों को। तो हम लोग कौन सा ऑप्शन लेंगे जी। पहला केस, हाउस वन लेट आउट मानना है या हाउस टू मानना है। यहां पर हमने हाउस टू को लेट आउट माना, यहां पर हाउस थ्री को लेट आउट माना। ठीक है जी, बिल्कुल सही जी। सेकंड केस को ऑप्ट करेंगे, मतलब हाउस टू को लेट आउट मानेंगे, क्योंकि इसमें ही टैक्सेबल इनकम सबसे कम है हमारी। ठीक है जी, फटाफट कॉपी कीजिए। ठीक है, तो उसके ठीक है जी, तो मतलब 3 स्टेप में हम लोगों ने करना होता है। पहला स्टेप हमारा हो गया डीम्ड एज, लेट आउट मान लेनी है अपनी, सभी की सभी प्रॉपर्टी को लेट आउट मान लेनी है। फिर दूसरे केस में आपको, दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, सभी को सेल्फ ऑक्यूपाई मान लेना है। सेल्फ ऑक्यूपाई की जो प्रोविज़न होती हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की, वो अप्लाई करते हुए फिर तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ केसेस। जितनी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज होंगी उतने नंबर ऑफ केसेस होंगे। अगर 4 प्रॉपर्टीज होती तो 4 केसेस हो जाते, 5 प्रॉपर्टीज होती तो 5 नंबर ऑफ केसेस हो जाते। अब यहाँ पर 3 प्रॉपर्टी थी, ठीक है, तो नंबर ऑफ केसेस भी 3 ही हो गए। ठीक है जी, मान के चलिए आपको ये क्वेश्चन आया तो लॉन्ग बनता है। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंटेशन आपको जब इस तरीके से दोगे तभी समझ आएगा चेक करने वाले को। हम्म, चलिए जी, अब देखिए मान के चलिए अब कुल मिला के हमारे ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो रिमेनिंग कुछ क्वेश्चन रहते हैं आप लोगों को सेल्फ में करने हैं। अब एक छोटी सी प्रोविजन रह गई थी हमारी, अनलाइज्ड रेंट का मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, कोन्ड कोन्ड प्रॉपर्टी वाला भी हो गया केस, कोन्ड वाला भी हो गया, और एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो वो वाला केस भी हो गया। एक सिर्फ अब सिचुएशन रह गई है हमारी, फिर हमारा हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर खत्म हो जाएगा जी। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का भी हो गया हुआ है। ठीक है जी, प्री पोस्ट भी हो गया, डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ठीक है जी, ये हमारे केसेस एग्जांपल ये मैंने पहले भी कर लिए थे। ठीक है जी, अब हमारा आ जाता है जी सेक्शन 25A, एरियर ऑफ रेंट, रिकवरी ऑफ एरियर ऑफ रेंट एंड अनरिलाइज रेंट। रिकवरी ऑफ अनरिलाइज रेंट एंड रिकवरी ऑफ एरियर ऑफ रेंट। अनरिलाइज्ड रेंट क्या होता है ये आपको पता है, इसकी आपने कंडीशन भी पढ़ ली। अनरिलाइज रेंट हम कैसे क्लेम कर सकते हैं वो भी हमने देख लिया, उसकी डिडक्शन अनरिलाइज रेंट की कैसे क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अब कहते हैं मान लीजिए आज या 2 साल पहले, 2 साल पहले एक पर्सन ने
हमारे पैसे मारे थे, है ना, किराएदार ने पैसे मारे, 2 महीने का किराया मार के चला गया। तो 2 साल बाद वो कहते हैं बाबू जी मकान दे दो जी मेरे को रहने को, है ना, सर मेरे को प्रॉपर्टी आपकी चाहिए रेंट पे, जो किराया है पिछला मैं देने को तैयार हूँ, ठीक है। या फिर ऐसा नहीं भी है, फिर भी आपको वो क्या कहता है, रहने के लिए बोलता है, और या फिर रेंट, जो अनलाइज रेंट था आपका जो बैड हुआ था पहले, उसके लिए वो पैसे देने को तैयार हो जाता, दे देता है। तो वो आपका क्या हो गया, उस समय आपने क्या किया होगा, डिडक्शन क्लेम कर ली होगी, है ना। वो अनलाइज रेंट आपको याद करो, अनलाइज रेंट आपने कहाँ से लेस किया, जो एक्चुअल एनुअल रेंट बनता था उसमें से माइनस किया, ठीक है। फिर आपने विच एवर इज हायर की प्रोविजन अप्लाई करी। तो इसका मतलब फिर उसके बाद जो जीएवी आता है उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 30%। तो वही सारी प्रोविजन को दिमाग में लगाते हुए डिपार्टमेंट ने आपको बोला ना कि ऐसा नहीं होता कि ऐसे ही मुंह उठा के अपना बोल दिया जाता है कि 2 लाख 2.5 लाख, है ना, या फिर 1.5 लाख या 30% 20% या प्रोविजन, वो अमाउंट कुछ सोच के भी होती है, ठीक है, और कुछ एग्जैक्टली भी, मतलब उसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं होता। जैसे ये प्रोविजन है यहाँ पर, तो एक चीज़ एक दूसरी चीज़ के साथ कनेक्टेड है। ये जो अनलाइज रिकवरी ऑफ अनलाइज रेंट है, ये अनलाइज रेंट के साथ कनेक्टेड थी। पिछला अनलाइज रेंट क्लेम आपको हुआ, अनलाइज रेंट हुआ आपका, वो आपने खर्चा क्लेम कर दिया। खर्चा क्लेम करने से आपकी 70% इनकम कम हो गई, ठीक है ना। 70% आपकी इनकम का, वो वाली पोर्शन का, वो वाली, मान लीजिए 1 लाख रुपए का अनलाइज रेंट हुआ, 1 लाख रुपए का अनलाइज रेंट हुआ, तो 1 लाख रुपए का आपका आपने खर्चा क्लेम किया, बट वो आपका 1 लाख रुपए खर्चा क्लेम नहीं, इनकम नहीं घटी, इनकम आपकी घटी 70,000 रुपए के साथ, 70,000 के साथ। वो कैसे, अगर मान लीजिए अनलाइज रेंट आपका उस समय रिकवर हुआ होता, तो आपको 30% खर्चा भी तो क्लेम होना था। तो नेट डिडक्शन कितने की मिलनी थी आपको, 70,000 की मिली होगी आपको, देखा जाए तो। कहते हैं अब वही मान लीजिए रेंट 1 लाख रुपए रिकवर हो जाता है, तो आपको रिकवरी ऑफ अनलाइज रेंट कितना हो गया, 1 लाख रुपए। अब माइनस डिडक्शन मिल जाएगी 30% की, तो आपका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 70,000 रुपये हो जाएगा, बस। ये आपके सामने ही है, एनालाइज रेंट जितना आया, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 1 लाख रुपए, माइनस डिडक्शन 30%, ठीक है जी, 30%। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत पहले हुआ करता था कि भाई एनालाइज रेंट रिकवर हुआ है, तो उस समय भी वो बंदा ऑनर होना चाहिए। अब ये कंडीशन हटा दी गई जब से ये सेक्शन नया आया, 25A अलग से सेक्शन बनाया गया, कि भाई जब मान लीजिए जब मैंने किराया लिया आपसे, या फिर मकान आपने मेरा ऑक्यूपाई किया था, उस समय तो मैं मकान का मालिक था। जब आपने मुझे किराया दिया, सपोज कीजिए मैंने बेच दिया वो मकान, तो फिर कहते कोई दिक्कत नहीं है, मिला तो प्रॉपर्टी के लिए था ना। कब के लिए, जब आप उस प्रॉपर्टी के ऑनर थे। आज ऑनर नहीं है बेशक, कोई बात नहीं, उस समय तो ऑनर ही थे ना। इसलिए वो जो रिकवरी ऑफ अनलाइज रेंट होगा वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम में ही जाएगा, चाहे रिसीव के समय पर आप मकान के मालिक रहे हैं या नहीं हैं अभी, ठीक। दूसरा क्या है, एरियर ऑफ रेंट। एरियर ऑफ रेंट क्या होता है, बैक डेट से मान लीजिए किराया बढ़ा दिया गया, ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किराया बढ़ा दिया गया, रेंट बढ़ा दिया गया। अब जो किराया आपको मिला मकान मालिक को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, बैक डेट से बढ़ाया, उसका जो भी अमाउंट मिला वो क्या है, वो हमारा एरियर ऑफ रेंट है। एरियर, एरियर का मतलब क्या होता है, बकाया थोड़ी ना होता है यहाँ पर, बकाया नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे ये कौन सा बकाया है जो आपने अपनी मर्जी से क्रिएट कर दिया, ठीक है जी। तो वो एरियर ऑफ रेंट क्या है, जो रेंट रिवाइज किया किसने, ऑनर ने, प्रॉपर्टी के ऑनर ने बैक डेट से, तो वो एरियर ऑफ रेंट होता है। उसके लिए भी सेम प्रोविजन होगी, जो भी एरियर रेंट रिसीव्ड हुआ माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाएगी, और डिडक्शन हो जाएगी 30% की, ठीक है जी। तो इसी के साथ बच्चों हमारा सारा हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें आपको ये सब चीज़ें बढ़िया तरीके से, ठीक है, मैनेज करके चलना है। आपको क्वेश्चंस जो हैं बड़े से बड़ा आपने देख लिया कि किस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है। एक तो नॉर्मल हाउस प्रॉपर्टी वाला जिसमें इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का पॉइंट, दूसरा आपको n नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, तीसरा जो को ओन्ड प्रॉपर्टी वाला हमने 7 यूनिट्स वाला किया था,
उस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर में। ठीक है जी, या उससे ज़्यादा जो भी एज पॉसिबल बनता है। इससे ज़्यादा कोई प्रोविज़न, कोई सेक्शन हमारा रह नहीं गया हाउस प्रॉपर्टी का, इतना सफिशिएंट है। आप इसको रिवाइज कीजिए, ठीक है, उसके क्वेश्चन इसी तरीके से देखने वाले हैं।